साइलेंट किलर के नाम से भी उसको जाना जाता है, क्योंकि आपने हाल की रील्स वीडियोस में देखा होगा कि लोग बैठे बैठे एकदम से फेंट हो गए और उसके बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल जिसको हम लोग कहते हैं वो बढ़ जाता है, तो वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। बहुत हद तक फैक्टर जीन्स का भी रहता है, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सारे टेस्ट मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम हर आदमी को कराना चाहिए। ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है तो वो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट खा सकता है, 5 mg की आती है। जीभ के नीचे रखा जाता है, खाया नहीं जाता है। कोविड के बाद से जिन्होंने बूस्टर लगवा लिया या जिन्होंने दूसरा वाला भी लगवाया था, उसके बाद से हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या ऐसा कुछ टेक्निकली कहीं ना कहीं मैं उसका कारण सोशल मीडिया को भी मानता हूँ। सोशल मीडिया इस पर कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? बताते हैं कि जो हार्ट अटैक के अगर लक्षण दिख रहे हैं तो बहुत जोर जोर खांसी है, तो क्या 200 से ऊपर है तो क्या वो घबरा के आ जाए हॉस्पिटल? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर एलडीएल हाई है तो हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज कि वो डॉक्टर है और उसकी हर बात सही है ये भी कोई ज़रूरी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बीमारी चर्चा में बनी रहती है वो है हार्ट अटैक। साइलेंट किलर के नाम से भी उसको जाना जाता है, क्योंकि आपने हाल की रील्स वीडियोस में देखा होगा कि लोग बैठे बैठे एकदम से फेंट हो गए और उसके बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। क्या वजह है कि हार्ट अटैक की इतनी ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं, और उसमें बचने के लिए उसकी प्रिकॉशंस में क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मनीष कुमार, और इनसे हम जानेंगे कि कैसे अपने दिल को आराम दें और दिल का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कई अलग अलग नाम होते हैं, थोड़ा सा इसको आप पहले बता दीजिए कि उसके बाद फिर हम चर्चा में देखिए, अमूमन जो है हम लोग मान लेते हैं कि अगर किसी की एकदम से मौत हुई है तो हार्ट अटैक से हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई 10 साल की लड़की डांस कर रही है, वो गिर गई, या 15 साल की लड़की है या लड़का है, कोई भी डांस कर रहा है गिर गया, तो हम सोचते हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। एक लेमैन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि उसके शायद कुछ दिल की धड़कन जो है उसकी एकाएक रुक गई है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं और हार्ट अटैक उसमें से एक चीज़ है, जिसको हम एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन होती है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर चैनलोपैथीज आती हैं, क्योंकि दिल जो है कई तरीके से बना है। हार्ट अटैक होता है जब दिल की जो खून ले जाने वाली जो उनकी पाइप होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाए। लेकिन दिल कई तरीके से काम करता है, उसमें कई सारे फंक्शन होते हैं। उसमें कहीं भी अगर मान लीजिए किसी को दिल में छेद है, किसी के दिल के करंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, या फिर उसका बचपन से जब से पैदा हुआ तब से ही उसको चैनलोपैथी है, जिसमें हम लोग उसको वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हो सकता है। इन सब कंडीशन में, या किसी के दिल का मांसपेशियां बहुत मोटी हैं जिसको हम लोग हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी जो है मरीज को एकाएक एकदम से अरेस्ट आता है और पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। ये हार्ट अटैक से अलग है। और हार्ट अटैक नॉर्मली यंग पीपल में नहीं होता, मोस्टली जो है आफ्टर 40s होता है। इन गर्ल्स, इन वीमेंस आफ्टर मीनोपॉज होता है, जब उनकी महामारी जो है वो रुक जाती है। लेकिन अब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये बहुत अर्ली एज में भी देखा गया है। भी कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है। मैं मतलब कि मैंने 30 साल का 28 साल के लड़के भी देखे हैं जिनको अटैक हुआ है। तो लेकिन हार्ट अटैक आने के या एक का दम से दिल की गति रुक जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे फिल्मों के गाने हों या शायरी हो, सब दिल से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वो गाने बनते हों, हीरोइन के ऊपर बात हो रही हो, चाहे पुराने शायर हों, तो सबसे ज़्यादा लोड दिल पे ही है। लेकिन दिल का ही क्या लोग ख्याल रखना बंद कर चुके हैं ज़्यादातर? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आप नए ज़माने की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा खाना चेंज हो गया है ना। अगर आप देखिए तो मुझे ऐसा लगता है कि गेहूँ और चावल इंडिया में इसलिए लाया गया था वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ताकि हमारे देश से भुखमरी दूर हो सके और हमारा आयात जो है वो रुक सके। उससे पहले गेहूं हमारा स्टेपल फूड नहीं था। अच्छा, गेहूं आप अगर खंगालेंगे तो आप जानेंगे कि उस वक्त हम लोग मोटा अनाज ज़्यादा खाते थे, जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स जो जिसको हम लोग दोबारा से शुरू कर रहे हैं ना। तो गेहूं का इशू क्या रहता है कि उसमें फाइबर कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। और हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पहले के ज़माने में अगर आप हमारी 2 पीढ़ी पहले जाएंगे तो उस वक्त ना कार थी ना स्कूटर थे, या तो लोग पैदल चलते थे या साइकिल से चलते थे, है ना। मतलब वर्क, शारीरिक
श्रम हो जाता था। हाँ, देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें जिम जाना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप रूटीन के अपने जो काम है, जहाँ कम से कम आप व्हीकल यूज कर सकें वो करिए, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े वही करते थे। तो उससे क्या था कि हमारी जो ग्लूकोज की जो कंजप्शन है वो बहुत अच्छी रहती थी। अब हम खाना पीना हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, और एक्सरसाइज के नाम पे हम बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जा चुके बस श्रम के नाम पर कुछ है नहीं, घर से निकले गाड़ी, हैं। हर ऑफिस, चीज ऑफिस, एसी से बाहर निकले। तो वो इस इन सब कारणों की वजह से हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है कि लिपिड प्रोफाइल हमारा जो है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल जिसको हम लोग कहते हैं, वो बढ़ जाता है। तो वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। ये तो अपने आप में हमेशा से ही जो है हार्ट अटैक के बहुत बड़े कारण रहे हैं। बहुत यंग लड़के जो है, जो 15-15, 16-16 साल की उम्र में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू लेना चालू कर देते हैं, 35 साल तक आते आते उनको अटैक हो जाता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली 20 साल तक तो वही बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं ना। उससे हमारी जो दिल की जो मांसपेशियां भी, और दिल की जो खून ले जाने वाली जो पाइप होती हैं, उनमें भी, दोनों में ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है। लेकिन तो मेन कारण मैं हमेशा अपना लाइफस्टाइल ही मानूंगा। लेकिन अक्सर देखा गया है, लोग चर्चा में भी बात करते हैं, इससे पहले भी हमने इसे कैंसर से रिलेटेड एक इंटरव्यू किया था, कि वो तो इतने साल से दारू पी रहे हैं, उनका लीवर नहीं खराब होता, या उनको इतने साल से ये नशा करते हैं, कोई समस्या नहीं थी। तो क्या लोग उस बीमारी के लिए उदाहरण बना लेते हैं? तो क्या ये उदाहरण सबके ऊपर फिट बैठता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ऐसे तो हम कहेंगे भाई कोई आदमी 90 साल तक जी रहा, कोई 60 साल तक जी रहा, कोई 70 तक जी रहा, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा। हम अगर कोई बुरी आदत पाल रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि भाई उससे हमें दिक्कत आने वाली है। किसी को 50 की उम्र में आएगी, किसी को 60 की उम्र में आएगी, किसी को 70 की उम्र में आएगी, लेकिन बुरी आदत तो बुरी आदत ही है। वो एक मेन कारण तो है ही है। बहुत हद तक फैक्टर जीन्स का भी रहता है, ओके, है ना, जीन्स भी एक फैक्टर है। और बट अगर हम लोग बुरी आदतें छोड़ते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ देखिए, मेडिसिन में या हमारी स्वास्थ्य में कोई भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रे। हर चीज़ का एक अनुमान है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है ना, कोई तंबाकू खा रहा है, उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है। ये मान लिया जाता है, ये है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात। 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर वो नहीं ले रहा है तो चांसेस कम है। कम है। हम ये नहीं कह सकते कि बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा था उसको होगा ही नहीं, है ना, लेकिन चांसेस कम है। जो ले रहा है उसको चांसेस ज़्यादा है। अब जो कह रहे हैं कि भाई उसको बहुत साल तक उसने बीड़ी सिगरेट पी या उसने दारू पी, उसको लीवर को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अब हो सकता है उसका लीवर उतना अच्छा हो, आपका लीवर उतना अच्छा ना हो। हमने बहुत सारे लोगों में देखा जिनमें लीवर की दिक्कत आई, लेकिन वो कभी दारू पिए ही नहीं, कभी अल्कोहल लिए ही नहीं, उनकी जीन्स ही ऐसी हैं। आप मान लीजिए कि हो सकता है कि आपकी जीन्स ऐसी थी कि अगर आप अल्कोहल लेते तो आपको दिक्कत आती, अगर आप अल्कोहल नहीं लेते तो आपको दिक्कत नहीं आती। बट अब आपकी अपनी जीन्स तो आप नहीं पहचान पाए, लेकिन आप अल्कोहल तो पहचान पा रहे हैं। भाई अगर आप नहीं लेते तो आपको नहीं दिक्कत आती, अब लेने पे फिर क्यों दिक्कत लेनी है? अच्छा, आपने जीन्स की बात की, तो जेनेटिक ज़्यादातर कहा जाता है कि अगर आपके फादर को है या मदर को है, तो हिस्ट्री में अगर, तो उसकी अब चूंकि टेस्ट हो गए हैं, हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, तो लोगों को अमूमन किस तरीके के टेस्ट एक बार करा लेनी चाहिए और किस एज पे करानी चाहिए, जिससे कि ये कम से कम पता चल जाए कि शायद वो लक्षण मेरे में कम हो या हो सकते हैं ऐसा? देखिए, जो गाइडलाइंस कहती हैं, जैसे जो इंडियन गाइडलाइंस है जो कहती हैं, वो कहती हैं कि भाई 30 की उम्र के बाद आपको अमूमन अपने टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लिपिड प्रोफाइल हम लोग कहते हैं, एलडीएल कराना चाहिए, और बाकी रूटीन के जैसे थायराइड है, सीबीसी है, केएफटी है, एलएफटी है, ये सब टेस्ट करवाने चाहिए। और टाइम टू टाइम आपको अपना ईसीजी और इको भी कराते रहना चाहिए। उसके साथ अगर और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारा बीएमआई भी है, बॉडी का जो होता है, जो हमें बताता है कि हमारा मोटापा किस तरीके का है, हम लोग मोटे हैं, पतले हैं, किस तरीके से हैं, और हमें क्या करना चाहिए। ये सारे टेस्ट मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम हर आदमी को कराने चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार या 2 साल में एक बार तो कराना चाहिए। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री जैसे अगर किसी की है, तो क्या ऐसा जीन्स का कोई जांच होती है जेनेटिक की? अदरवाइज एज इट इज़ कुछ बीमारियों में हमारे पास जीन्स है, जैसे मैंने बताया कि सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से भी होता है, जो कि एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें दिल की मांसपेशियां बहुत मोटी हो जाती हैं। तो उसको कारण क्या होता है? जीन्स, जेनेटिक्स। अच्छा, जो मांसपेशियां अगर मोटी हैं तो बहुत ज़्यादा जेनेटिक है, वो एक बीमारी। ओके। तो अगर वो मोटी हैं तो उसमें फिर हम लोग पूरी फैमिली का जो है वो हिस्ट्री भी लेते हैं और जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है। अच्छा, जेनेटिक टेस्टिंग होती है, हाँ, वो पकड़ा जा सकता है। तो कुछ बीमारियां हैं दिल की जिनमें हम जेनेटिक टेस्टिंग से पकड़ सकते हैं, कुछ बीमारियों में हमें हिस्ट्री पे ही रिलाई करना पड़ता है। अच्छा, किडनी है, लीवर है, और
न्यूरो की भी समस्या है, स्पाइन की है, लेकिन इन सब की तो अगर कोई दिक्कत पता चलती है डॉक्टर साहब तो आदमी 10 डॉक्टरों से भी मिल सकता है, जाता भी है और सजेशन लेता है, अपने हिसाब से इलाज कराता है। लेकिन हार्ट अटैक के मामले में मुझे लगता है दिल के मामले में ये ऑप्शन मिलता नहीं लोगों के पास। देखिए, कुछ तो दिक्कत मुझे लगता है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग में भी है, लोगों के अंडरस्टैंडिंग में भी है। कुछ दिक्कत क्या होती है कि जब आपको कभी भी दिल का दर्द होता है, मेरा मानना यह है कि आपको एक बार डॉक्टर को जरूर विजिट करना चाहिए। कुछ लोग जो उसको गैस का समझ लेते हैं, ओवर द काउंटर, भाई किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, बस मेडिकल शॉप पे जाके दवाई ले ली, दर्द हो रहा या है, खुद से दवाई ले उलझन है ली, बस। हाँ बस उलझन है। तो इन सब फैक्टर्स को, स्पेशली जब आपको सीने में दर्द हो रहा है, दोनों कंधों में दर्द है, पसीना आ रहा है, आप एल्डरली हैं, डायबिटिक हैं, तो उन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइम कहीं ना कहीं आपको मिलता है, बस आप वो विंडो मिस कर जाते हैं। आप अपने आप को ये कह देते हैं कि भाई ये तो इसकी वजह से हो रहा है, दिल की वजह से नहीं है हमें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपके पास एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें और उनसे सलाह ले सकें। अच्छा, गैस की आपने जैसे बात की, तो अमूमन जो लोग हैं वो गैस को ही लेकर मानते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिम्टम्स, क्योंकि दर्द और गैस उसको कंफ्यूजन रहता ही है सर, क्योंकि हमारे भी घर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जी जी जी। तो मेन सिम्टम्स ऐसा क्या पकड़ में आए और उस वक्त ऐसा करना क्या चाहिए जिससे कम से कम उसके पास इतना समय हो कि वो आधे घंटे सर्वाइव कर सके, हॉस्पिटल तक उसको ले जाया जा सके? देखिए, मोस्टली तो हम लोग कहते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है तो वो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट खा सकता है, 5 mg की आती है। ओके। ठीक है, बट एज ए डॉक्टर मेरा पहला एडवाइस तो हमेशा यही होगा, अगर आपके घर के पास कोई फिजिशियन है, कोई भी डॉक्टर है, तो पहले उनसे जाके मिलिए। विद इन 5 मिनट ECG हो जाता है, और ECG मैं मानता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक सा पढ़ लेते हैं। कोई मेजर अटैक होता है तो उसमें पकड़ में आ जाता है, वो दिख जाता है, ठीक है, तो उससे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज आप सॉर्बिट्रेट की टैबलेट रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत तेज दर्द हो रहा है हमको और आपके रिस्क फैक्टर हैं, तो आप एक टैबलेट खा के आगे जा सकते हैं। लेकिन फिर यह है कि घर पे बीपी मशीन होनी चाहिए, एटलीस्ट आप बीपी चेक कर लीजिए कि बीपी कम ना हो, क्योंकि सॉर्बिट्रेट खाने से हल्का सा बीपी भी डाउन होता है। तो अगर बीपी ठीक है तो यू कैन टेक, उसको सबलिंगुअली लिया जाता है, जीभ के नीचे रखा जाता है, खाया नहीं जाता है, तो वो अपने आप घुल जाती है। तो मोस्टली जो है, अगर वो आपको दिल की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है तो उससे रिलीव हो जाता है। दूसरा क्या करना है हमको, जब भी ऐसा कुछ होता है तो पैनिक नहीं होना है और दौड़ना भागना नहीं है। मरीज को खास करके जितना हो सके उतना रेस्ट करें, ठीक, और अपने आप को शांत रखें, क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहेंगे, पैनिक हो जाएंगे, तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, जिससे दिल का वर्क और बढ़ जाएगा। हमको बेसिकली दिल का वर्क कम करना है, ताकि रिलैक्स रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, बिल्कुल। कोविड के बाद से जिन्होंने बूस्टर लगवा लिया या जिन्होंने दूसरा वाला भी लगवाया था, उसके बाद से हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या ऐसा कुछ टेक्निकली ऐसे ये एक तरीका का मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं न जहाँ भी अस्पताल में आप बैठिए तो एक चर्चा होती है कि इसके बाद से ये सब हो रहा है। देखिए, होता क्या है कि आप समझिए कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ या मैं जो भी अपनी दवाई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, मैं अपने मन से नहीं करता हूँ, गाइडलाइंस के हिसाब से। वो गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके पीछे बहुत बड़ी शोध होती है, बहुत बड़ी रिसर्च होती है, वो रिसर्च में निकल के आता है, फिर वो बुक्स में जाती हैं, बुक्स से फिर हम लोग जब मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं और फिर उसको हम लोग आगे लिखते हैं और मानते हैं कि उससे मरीजों को फायदा हो रहा है। जो कोविड का है, एक तो इस बात को समझे कि कोविड जो है वो बहुत मास लेवल पे लोगों को लगी। इतने मास लेवल में मुझे नहीं लगता कोई सिंगल वैक्सीन लगी है। अगर आप रिसर्च निकालेंगे, पेपर निकालेंगे कोविड का और हार्ट अटैक का, तो आप पाएंगे कि किसी भी वैक्सीन की वजह से अगर हम लोग उसको हार्ट अटैक से जोड़ते हैं, उसमें जो परसेंटेज निकल के आता है कोविड की वैक्सीन से, उससे भी कम है। अच्छा, लेकिन क्योंकि मास लेवल पे लगी है तो नंबर शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक। लेकिन कोविड की वैक्सीन का हार्ट अटैक से डायरेक्ट संबंध है, और हार्ट अटैक की वजह से कोविड वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, ये कभी भी किसी भी शोध में नहीं साबित हो पाया है। जैसे आपने पहले भी कहा कि इस वक्त 20-30 साल वालों को भी हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, जो जॉगिंग भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि वो यंग हैं, फिट हैं, उसके बाद भी वो में ज़्यादातर हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं और स्टंट तक पड़ जा रहा है उनको। देखिए, कारण एक बहुत बड़ा जो कारण मुझे लगता है कि हम लोग अपनी चर्चा में मिस कर गए, वो है स्ट्रेस। यस, बिकॉज स्ट्रेस जो है आज की डेट में पहले से ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मैं उसका कारण सोशल मीडिया को भी मानता हूँ। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ें भी देता है, लेकिन उसके साथ बहुत बुरी चीज़ें भी देता है। स्ट्रेस की वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है।
उसके साथ साथ हमेशा मेरा बीपी जो है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है बॉडी का, वो एलिवेटेड लेवल पे रहता है, वो शूट किया ही रहता परमानेंट। वो शूट किए रहता है। तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे सभी लोगों के बाबूजी पिताजी रहे सर, तो एक समय था ना कि ठीक है जो आ रहा है उसी में सुख ही है, जितने खेत में अनाज हो जा रहा है उसी में खा पी रहे हैं, मस्त हैं। तो अब क्या है कि बिजनेस को भी चलाना है, या अगर आप डॉक्टर हैं तो उसको भी और अच्छे आप कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएं, पेशेंट बढ़ जाएं, सब हर सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म है और सबका टेंशन है। सब वो वही कारण है ना, वो स्ट्रेस एक वही, हर आदमी का स्ट्रेस अलग लेवल का है। कोई कॉर्पोरेट में है तो उसको कॉर्पोरेट का स्ट्रेस है ना, कोई डॉक्टर है तो उसको अपना अलग लेवल। और सोशल मीडिया इसमें कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन मेरा मानना है कि सोशल मीडिया की वजह से साइकोलॉजिकली जो स्पेशली टीन जो है हमारी, जो हमारे जो युवा हैं वो प्रभावित तो हुए हैं, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं। मैंने देखा है मेरे क्लिनिक के बाहर लोग बैठे हैं तो वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वो स्क्रीन पे देखते रहते हैं, वो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो मुझे बड़ा दिक्कत 2-3 घंटा लोग बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। उस स्क्रॉलिंग में कोई बेनिफिट नहीं है। और डिस्टर्ब अलग हो रहे हैं, कुछ ना कुछ। वो ज्यादा कमा रहा है, देखो उसका इतनी चीजें आ रही हैं, वो ऐसा परेशान है, या वो परेशान वाले रील्स हैं तो उसी से परेशान है वो। दूसरा, अगर मैं तो ये भी मानता हूँ कि ये हमारे भारतवर्ष के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा डाटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है। बिल्कुल। हॉस्पिटल, क्योंकि आपने ईसीजी की बात की, तो ज़्यादातर ईसीजी जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी आप जाते हैं तो कार्यप्रणाली को कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेट नाइट अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो ईसीजी को लेकर एक सवाल उठता है कि वो बहुत स्पेसिफिक देता नहीं है। वो नहीं, बात आपकी ठीक है कि ईसीजी एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, ईसीजी है हिस्ट्री से स्टार्ट होती है। ओके। मोस्टली जो हिस्ट्री है वो पेशेंट की वो बड़ी टिपिकल सी होती है। एटिपिकल हिस्ट्री में ईसीजी भी हम मान लेते हैं कि नहीं अगर आता है तो एक तरीके का टेस्ट होता है ट्रॉप्टी, फिर हम लोग वो ट्रॉप्टी वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो बेसिकली हम ब्लड में देखते हैं कि अटैक के लक्षण उसमें मिल रहे हैं हमको, नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। अगर ट्रॉप्टी भी नेगेटिव आ जाए, लेकिन फिर भी उसके बाद एक कार्डियोलॉजिस्ट को लगे कि यार हमें लग रहा है कि अटैक हुआ, तो हम लोग एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एंजियोग्राफी थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर माना जाता है। पेनफुल तो नहीं है, देखिए इन्वेजिव है। अब तो सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी भी आ गया, सिटी स्कैन भी करा सकते हैं आप एंजियोग्राफी के। अच्छा, मतलब वो जो पहले, हाँ, सिटी स्कैन से भी हो सकता है, उसमें भी एक्सपर्टीज काफ़ी अच्छी आ गई है। ओके। और बल्कि बाहर के देशों में तो सिटी एंजियो ने रिप्लेस कर दिया है इन्वेसिव एंजियोग्राफी को। तो सिटी एंजियोग्राफी आप करा सकते हैं, कराने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन यह है कि हमको पहले सिम्टम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर हमें एंड तक लग रहा है, अगर हमारे डॉक्टरों को एंड तक लग रहा है कि नहीं भाई ये अटैक हो सकता है, तो हमें, मुझे लगता है कि उनकी सुननी चाहिए और सिटी एंजियोग्राफी हम लोग करा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, एक मिथक है या सच्चाई है, बताते हैं कि जब हार्ट अटैक के अगर लक्षण दिख रहे हैं तो बहुत जोर खांसिए, नहीं, तो उससे राहत मिल सकती है, शायद वो झटके से ठीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब मिथ है। बल्कि मैंने आपको अभी कहा कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि इससे अगर आप जोर से खांसेंगे तो आपका बेसिकली हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना। आप जो है आफ्टर लोड बढ़ा लेंगे अपनी हार्ट का जी। तो हमको उसको रिलैक्स करना है ताकि उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है कम से कम में चली जाए। अच्छा, तो जैसे अच्छा लास्ट में ही है हम कि जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनके पास बैठने का ही काम है सुबह से शाम तक 7 घंटे 8 घंटे तक, उनके लिए क्या सलाह है कि वो कितना वर्कआउट ऐसा कुछ करें या क्या चीज़ करें जिससे कम से कम थोड़ा बहुत दिल की देखभाल हो सके? देखिए, उसमें हम लोग जो क्लासिक कहा जाता है दिल के लिए कि हफ्ते में 5 दिन कम से कम उनको सैर करनी चाहिए, जिसको मॉडरेट विग्रेस हम एक्सरसाइज कहते हैं। सैर का मतलब क्या है, वो भी थोड़ा डिस्क्राइब कर कम से कम आधे से पौना घंटा। ओके। ठीक है, हाथ को हिलाते हुए, ना भागना है ना चलना है। अच्छा। जो बीच वाला है उसमें आप थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तेज हो, उसमें आप कम से कम आधा से पौना घंटा जो है हफ्ते में 5 बार आप जो है सैर करिए। और जहां भी आप काम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप 10 बजे काम पे गए तो 5 बजे तक बैठे नहीं रहिए, हर 1 घंटे में कोशिश करिए कि आप चलिए, एक चक्कर लगा लीजिए, एक चक्कर उठ के अपनी कुर्सी से लगा लिया जाए। और हम कहेंगे कि ऑफिस में भी जितने भी काम हो सके कोशिश करिए कि किसी को कहने के बजाय खुद करें उठ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अच्छा, एक सवाल अभी याद आ गया मुझे, एक एलडीएल एक एचडीएल होता है, ये दोनों को थोड़ा सा क्लियर कर दिए। दूसरी चीज, जो कोलेस्ट्रॉल का जो मेजरमेंट है, जब रिपोर्ट आती है तो 0 से 200,
लोगों का 180 होता है या 200, किसी का 400 तक भी होता है, तो क्या 200 से ऊपर है तो क्या वो घबरा के आ जाए ये हॉस्पिटल? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मोस्टली जो लोग मेरे पास आते हैं वो ट्राइग्लिसराइड को भी लेके आते हैं। हाँ लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी रिसर्च के बारे जी। में, रिसर्च में सिर्फ एलडीएल जो है उसको पैमाना माना गया है। अच्छा, वही प्रूव कर पाया है अगर एलडीएल हाई है तो हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, अगर Okay. एलडीएल कम है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। कम होंगे। तो हम लोग जब भी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हम लोग मोस्टली एलडीएल देखते हैं। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, लेकिन एचडीएल ये प्रूव नहीं कर पाया कि अगर वो ज़्यादा है तो हार्ट अटैक को बचा लेगा। लेकिन एलडीएल ने ये प्रूव किया है रिसर्च में कि अगर वो कम है कर देगा, अगर वो ज़्यादा है तो हार्ट अटैक करेगा, अगर कम है तो नहीं करेगा। इसीलिए हमारी गाइडलाइन जो कहती हैं वो कहती है कि एलडीएल नॉर्मली 100 से नीचे होना चाहिए। ओके। और अगर किसी को अटैक हो गया है तो पहला पैमाना है कि 70 से नीचे होना चाहिए और दूसरा पैमाना है कि 50 से नीचे होना चाहिए। और अगर आप 70-50 से भी नीचे हैं, अब तो शायद इस पे भी रिसर्च चल रही है कि अगर 35 से भी नीचे कर ले जा रहे हैं तो हम लोग कितना हम लोग हार्ट अटैक से मरीज को बचा पा रहे हैं। उसको करने के लिए क्या मतलब क्या ऐसा कोई चीज है जो खाएं? दवाई लेना पड़ता है। अच्छा, दवाई से ही? दवाई से देखिए 100 से नीचे तो हो जाता है बिना दवाई से, लेकिन वंस यू आर कार्डियक पेशेंट, अगर एक बार आपको अटैक हो गया है तो आपको फिर स्टैटिन जो है, जो लिपिड लोवरिंग ड्रग्स होती है जो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करती है। कोलेस्ट्रॉल से मतलब हमेशा मेरा एलडीएल को लेके है। तो अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की भी रेंज है ना डॉक्टर साहब? जैसे 200, क्या 200 से ऊपर का है तो क्या वो? लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया ना वो। ओके। वो अपना हार्ट के साथ एसोसिएशन प्रूव नहीं कर पाया। एसोसिएशन प्रूफ नहीं कर पा रहा। प्रूव तो एलडीएल ही कर पाया कि भाई एलडीएल से अगर हमारा कम है तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो हम मोस्टली मैं मरीजों में चाहता हूँ कि मेरा जो है 50 से नीचे जाए, तो उसके लिए ड्रग्स हैं, ड्रग्स दी जाती हैं। अच्छा, खान पान से कुछ क्या, फल सब्जी ऐसा कुछ आइटम जो खाएं थोड़ा सा ठीक रहे एलडीएल उनका? देखिए फ्रूट किसी भी तरीके का, जो भी हमारा लोकल फ्रूट है हमेशा ही अच्छा है। अच्छा, फ्रूट हमेशा अच्छा है। यही है कि मक्खन जो है, मक्खन है कि, और मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं जो रिफाइंड ऑयल है वो हम लोगों को ज़्यादा रिफाइंड, लेकिन मात्रा बढ़ गई हर घर में, पूरी रिफाइंड में ही निकल रही है। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। क्या डालडा यूज? देखिए ऐसा कोई इसमें भी स्टडीज तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मानना यही है कि कम से कम यूज करें। और बाहर के खाने में यही दिक्कत आती है ना कि बाहर के खाने में रीयूज्ड है, वो जला हुआ होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट एसिड बहुत ज़्यादा होता है और वो हमको ज़्यादा नुकसान करता है। अच्छा, इस वक्त रील में डॉक्टर साहब बात में याद आ रहा है, रील्स में आयुर्वेद को लेकर बड़ी चर्चा होती है, ये लगा लीजिए तो ये पीस के पी लीजिए तो हार्ट अटैक, तो क्या इस पर भरोसा करना चाहिए इन सब चीज़ों पर? देखिए साइंटिफिक प्रूवन तो नहीं, बुक्स के अंदर भाई, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में आजकल शुरू कर चुके हैं, वो पीस के एक गिलास गर्म पानी फाँक लो। देखिए मेरा मानना है कि अगर आपको नुकसान नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नुकसान कर रहा है तो लेना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं जो गिलोय का पानी पीते हैं, प्लेटलेट बढ़ जाएंगे, लेकिन उनको गैस्ट्राइटिस इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो, अच्छा, हाँ, तो गिलोय गैस्ट्राइटिस बहुत कराता है, पेट बहुत ज़्यादा खराब करता है, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें प्रूवन नहीं है। ओके। और दूसरा, मैंने इनके बारे में पढ़ा भी नहीं, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। लेकिन यहाँ ये पक्का है कि ये चीज़ें मतलब रील्स, मतलब जो दिख रहा है उससे बचें, राय पहले ले लें डॉक्टर से। देखिए कोई भी चीज़, हम कोई भी डॉक्टर जब भी कोई बात करता है साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि वो डॉक्टर है और उसकी हर बात सही है ये भी कोई ज़रूरी नहीं, मेरा मानना ये है। साइंटिफिकली जो प्रूव कर दिया गया है वही सत्य है, आज की डेट में वही सत्य है। हो सकता है कल को कोई उसको चैलेंज कर दे, उसको प्रूव गलत कर दे, लेकिन हमको अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है, हमको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ रूल्स बनाने हैं तो वो तो उसी साइंटिफिक रूल के हिसाब से, जो किताबें हैं उसी के हिसाब से होगी। क्योंकि जो आयुर्वेद के बारे में भी बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किताबों में कहीं लिखा हुआ है, वो हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन उसको हो सकता है उस जमाने में किसी ने प्रूव किया हो, लेकिन आज की डेट में नहीं अभी किसी ने प्रूव किया है। तो कल को अगर कोई प्रूव कर लेगा तो हम मान लेंगे। शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर मनीष जी को, इनका मानना है कि हार्ट को लेकर चिंता बनाए रखिए। अगर हार्ट को लेकर समस्या है, घबराहट हो रही है, तो उसको गैस समझकर नज़रअंदाज मत करिए। दवाई की भी बात की है इन्होंने, उसका आप सेवन कर सकते हैं उस वक्त अगर आपको ऐसी घबराहट हो रही। और सेहत को अपने फिट रखिए, टहलिए, घूमिए, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस से दूर रहिए।